अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है। बचपन से मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे इस तरह डाउट्स आते थे रिलीजन में, और मेरे क्वेश्चंस थे। बट मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं सैयद हूँ और अहले तशी हूँ। तो एक उस वजह से ना एक इमोशनल कनेक्शन अहले बैत से बहुत ज़्यादा है। मुझे जो रिलीजन की समझ है वो भी सारी उधर ही से मिली है। और बस उस वजह से ना मैं बस मुझे बस यही होता है कि उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया है, तो बस उनसे क्योंकि इमोशनल वाबस्तगी है इसलिए अल्लाह है। बट कुरान और मतलब आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं अपने आप को एग्नोस्टिक समझता हूँ। लेकिन ये जो इमोशनल अटैचमेंट है ना अहले बैत से, ये मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्री नहीं कर रही। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो आपका क्या ख्याल है अली बात के बारे में? मेरा बचपन से वही ना इमोशनल अटैचमेंट है, एंड आई कंसिडर के वो मतलब बहुत मोरालिटी के आला तरीन मुकाम पे थे। और यहाँ पे एक एडेड क्वेश्चन ये आता है कि करबला के मैदान में जब एक तरफ जुल्म हुआ, उनका खून बहा, और यजीदी लश्कर में भी खून बहा, उनके भी बंदे मरे। तो मतलब वही मोरा उसका अकाउंटेबिलिटी पे आ जाती है बात के। फिर क्या मतलब है जो उन पे पानी बंद किया गया, उनसे जुल्म सितम किया गया, तो आर दे ऑन द सेम पेज एज द यजीदी लश्कर? क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हिस्ट्री बता रही है ना कि वो गलत थे। तो मतलब इनका क्या होगा? वो यार कहाँ मुझे आप जाएंगे, एक ये बात कहाँ बताएं कि जाएंगे? दुनिया में आज तक कितने लोग ऐसे गुजरे होंगे कि जिन्होंने हुकूमत लेने की कोशिश की और उनके साथ ये जुल्म हुआ? सॉरी, रिपीट करें। दुनिया में आज तक कितने लोग ऐसे गुजरे होंगे कि उन्होंने हुकूमत लेने की कोशिश की और उनके साथ ये हुआ? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कितने होंगे? नहीं आइडिया, होंगे, काफी होंगे। आपको पता कि बाइबल में जो दाऊद का किस्सा है उसके साथ क्या हुआ था? हजरत दाऊद का नहीं। हजरत दाऊद का एक बेटा था, उसका नाम था अबीसलूम। का सबसे बड़ा बेटा था, या मेरे ख्याल बड़ा था या क्या था, मुझे अब सही याद नहीं है कि कितना नंबर पे वो आता था। ठीक है। बाप जब बुढ़ा हो गया ना, वही बाप के पीछे पड़ गया कि मैं मारता हूँ बाप को और मैं किंग बनूंगा। हम्म। और फिर आखिर पे वो लड़का दाऊद के फौजियों के हाथ मरता है और दाऊद बड़ा रोता है। ठीक है, तो हम्म। लोगों को अपनी औलादें भी कत्ल हुई हैं हुकूमतों के पीछे। ठीक है। सही। तो दूसरी बात यह है कि कोई भी बगावत जब करता है तो हुकूमत उसे ये नहीं देखती, और किसी का भी किंग के अलावा जो खुद गद्दी पे बैठा होता है ना, उसके अलावा जी। किसी का भी क्लेम जस्टिफाइड नहीं होता। भाई मुझे हम्म। आप बताएं कि हुसैन को इस्लामी सल्तनत पे हुकूमत करने की इजाजत क्यों होनी चाहिए थी? इस बात का लॉजिकल जवाब दें मुझे। सोचें जरा खुद। हम्म। उन्होंने मतलब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जितना मैं सुनता आया हूँ, अब जाहिर है वो भी बायस ही होगा। मैं मतलब जितना मुझे पता है वो यही था कि वो जंग करने, उनका कोई भी मतलब वो मनसब या वो अथॉरिटी लेने की वो नहीं थी उनको लालच। इट्स जस्ट दैट कि यजीद अपनी बैत करवाना चाह रहा था, और उस वजह से उन्होंने चलें दीन फिर मुझे बचाने आप के ये लिए। बताएं कि जब हुकूमत कोई चला रहा होता है तो हुकूमत कैसे चलती है? हुकूमत में जो मतलब चला रहे हुकूमत, वो ये कोशिश करता है कि उसको सब सारे माने, सपोर्ट करें। नहीं तो मुझे बताएं कि अगर मिस्र में गवर्नर यजीद ने और माविया ने लगाया था, हम्म। मुझे ये बताएं कि वो गवर्नर हुसैन का वफादार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली। और मिस्र को चलाने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जो डिमांड्स थे यजीद के, वो मतलब काफी वो थे ना। यजीद के क्या एक डिमांड थे? मतलब जो हमें बताया गया है बचपन से वो यही कि उसको अपनी फूफी पसंद थी, तो उससे शादी करना चाहता था। तो फिर उसने और शादी की उस फूफी से? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर आपको कैसे लगता है कि ये बात सच होगी? एक ये बात बताई जाती है, और दूसरी बात वो ये कि वो शराबी कबाबी था। तो रसूल का जो दीन था वो इस चीज को प्रोहिबिट करता था। यार शराबी तो तो वो एक। हजरत हमजा भी थे यार। हजरत खदीजा के हम्म। वालिद भी थे शराबी तो। हम्म।
अबू तो तालिब हाउ भी डू थे यू सी शराबी, इट? तो अब्दुल मुतलिब भी थे शराबी तो। जी, हाउ डू यू सी इट? वो तो फिर हम रसूल के वालिदैन के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो मुसलमान थे, क्या यार थे, मैं क्योंकि आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहता हूँ। आप आज जी। पाकिस्तान में बैठे हैं, हम्म। ठीक है, और आप कहें कि नवाज शरीफ नहीं मैं हुकूमत करूंगा, हम्म। तो मुझे बताएं कि अगर फर्ज करें हुकूमत आपको दे भी जाए, दी जाए, तो आप क्या कर लेंगे? मैं क्या कर लूंगा हुकूमत का? हम्म। हम्म। बस मैं वही जो, मतलब एक तो ये है कि ये जो एथियस्ट और मतलब जो ये ब्लास्फेमी के लिए जो, ये जो खून के प्यासे हैं हुए हैं सारे, इसको मैं मतलब एक सेक्युलर स्टेट बनाऊंगा पहले तो। जो हर नहीं तरह नहीं, के ये मैं राइट्स बात हैं। नहीं कर रहा। फर्ज करें कि आज आपको हुकूमत दे दी, हुकूमत का हम्म। पूरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक फाइनेंस है। मिनिस्टर कोई है, जज कोई है, पुलिस कोई है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। आपको जब पता ही नहीं है कोई के कोई कौन है और क्या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? और दूसरी बात है कि ये तो पाकिस्तान है, एक सिस्टमैटिक मुल्क है, आज मॉडर्न एज का मुल्क है, जितने इंस्टीट्यूशन है, जिधर लोगों को अपनी अपनी जॉब पता है। पुराने जमाने में ऐसे थोड़ी होता था। हुसैन फर्ज करो कि कूफे पहुंच जाता, तो हुसैन ने क्या करना था पता है? क्या करना था? हुसैन ने फसाद फिल अर्ज करना था। क्यों? पूछे क्यों? क्यों? भैया सिंपल सी बात है ना। ऐसा तो नहीं होना था कि हुसैन कूफे पहुंच जाता तो यजीद ने हथियार डाल देने थे, मिस्र भी गया, मिस्र भी हुसैन की गोद में आ जाता, हिजाज भी हुसैन की गोद में आया था, यमन भी आ जाता, बहरीन भी आ जाता, फारस भी आ जाता। हम्म। ये सारे ऐसे तो नहीं होना था कि गोद में आ जाने। इसने जब बगावत करनी थी तो उन्होंने फिर लड़ने आना था, ठीक है, तो फिर क्या होना था? उनके भी लोग मरने थे और मर इन्होंने फिर भी जाना था, क्योंकि जो हुसैन ने किया वही जुबैर ने किया, इब्ने जुबैर ने किया, ठीक है। वो मुख्तार सकफी ने किया, वो किस किस ने नहीं किया और कौन कौन नहीं मरा? बिल्कुल। ठीक है, सब ने किया ना, वो हर एक ने किया और हर कोई मरा। तो भैया पहली तो बात यह है कि मुझे आप ये बताएं कि मिस्र किसने फतह किया था? अली था उन जंगों में? क्या हसन था? नहीं। क्या हुसैन था? दमिश्क बिल्कुल भी। फतह करने में क्या हसन था, हुसैन था? क्या यरूशलेम या फलस्तीन फतह करने में हुसैन, हसन, अली कोई था इनमें से? क्या जब फारस से ये जंगें लड़ रहे थे, हरक्लस से जंगें लड़ रहे थे, इनमें से किसी जंग में अली, हसन, हुसैन थे? नहीं। और दूसरी बात, आप एक रैशनल बंदे हैं, मुझे बताएं कि जंगें इस्लाम जीत रहा था कि लोग जीत रहे थे? लोग जीत रहे थे। तो मुझे बताएं कि फिर वो लोग जिन्होंने जंगें जीती, अपने सर कटवाए, हजारों दिन अपने अपने मुल्क से दूर और कहाँ कहाँ पे रहे, आप क्या समझते हैं उस मुल्क, उस वक्त घोड़े पे बैठ के जंग लड़ने जाना आसान होता था या पैदल जाना आसान होता था? तो भाई वो क्यों देंगे? ये बात याद रखें। आले उमैया के दौर में ये कहना शियों का कि लोग हसन के वफादार थे या अली के वफादार थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा था ही नहीं कुछ भी। वो आले उमैया के ही वफादार थे, इसीलिए वो हुकूमत में थे। और किसी ने हसन हुकूमत में आ भी जाता तो 4 दिन जिंदा नहीं रहता। ठीक है, समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। क्योंकि ऐसे बड़े गालिब भाई लोगों के यही साथ है ना। पहले। और दूसरी बात है कि इनके क्लेम की क्या वैल्यू थी? क्या अगर रसूल ने इस्लाम दिया था, तो क्या रसूल दमिश्क और शाम और मिस्र और सारे के सारी जगह वो फतह करके गए थे? वो तो नहीं करके गए थे क्या? रसूल तो अपना सक्सेसर नहीं छोड़ के गए, तो और तो ये कि भैया फिर आप खुद सोचें कि हुसैन कैसे मजलूम? हुसैन फसादी था भाई, हुसैन सिर्फ फसाद करने जा रहा था, ठीक है। और हुसैन जाता भी उधर तो कूफे में, जब अली कूफे में कायम नहीं रह सका, तो हुसैन में कहां से अकल आई कि वो सोचेगा? क्या हुसैन जो थे वो हजरत अली से ज्यादा अकलमंद थे? बिल्कुल भी नहीं। कोई शिया नहीं ये कह सकता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो क्या अगर अली कूफे में शहीद हो गए, तो क्या पता आगे जाते ही उधर कूफे वाले मार देते इनको? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हजरत अली के आप जो कोट्स पढ़ते हैं, कॉल पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत इंटेलेक्ट होता है। रसूल और अल्लाह के वो कोट्स सारे पढ़ें झूठ तो भी उसमें होते हैं। इतना इंटेलेक्ट नहीं होता, तो क्या अभी मैं रसूल आपको अल्लाह का इल्म कम है अली से? नहीं, असल मसला ये है कि अली के बारे में जो कौल है और रसूल अल्लाह के बारे में भी झूठ है। अली के बारे में कौल हम्म। लिखे हैं अरबों ने, हजरत मोहम्मद के बारे में कौल लिखे हैं अरबों ने, अली के बारे में कौल लिखे हैं फारसियों ने। फारसी जो थे ना, वो अरबों से ज्यादा इंटेलेक्चुअली आगे थे। और मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, अली का वो किस्सा कि उसके पास 2 औरतें आई और उन्होंने कहा कि बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है, और अली ने कहा तलवार लाओ, दरमियान में से काटो, बच्चा आधा आधा दे दो। तो माँ बोल पड़ी ना मारो।
आपको पता है ये चीज बाइबल में साफ लिखी हुई है, ये ऑलरेडी किस्सा बाइबल में मौजूद है, और बिल्कुल। हजरत अली के ये वजूद गालिब के भाई यही 1000 साल बातें पहले जो है ना, मौजूद है। ये फिर बातें झूठा है ही ना। इन्होंने मुझे इस्लाम से दूर किया है, क्योंकि ये सारा मिराज का वो बुराक पे घोड़े घोड़े पे वो पर लगे हुए हैं, वो जा रहे हैं, ये भी पुराना किस्सा है, और मतलब ये सारा कॉपी पेस्ट है। तो बात वो है, एक मेरी बात समझ लें कि अगर शिया पैराडाइम में रहते हुए इनकी स्टोरीज को 100% सच माना जाए ना, तब भी अली सच्चा नहीं और हुसैन सच्चा नहीं साबित होता। ठीक है, आले उमैया ने जब जगह फतह की तो वो क्यों दे दें, और अगर आले अली इतने ही अच्छे थे तो ये इन्होंने क्यों नहीं फतह की फिर। ठीक है, और बिल्कुल दूसरी बात है बिल्कुल ऐसे ही। कि ये कोई मजलूमियत की बात नहीं है भाई। ठीक है, ये तो मजलूमियत भाई की फिर बात नहीं है। यही है ना कि मजलूम मैं हर एक बागी जब मरने लगता है वो मजलूम ही होता है। और आपको नहीं पता कि बादशाह तो अपने भाई मरवा देते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि दाऊद को अपना बेटा मारना पड़ा, तो माविया क्यों ना मारता हुसैन को। माविया ने तो पहले अली को भी बख्श दिया, हुसैन को भी बख्श दिया। ठीक है, हसन को बख्श दिया उसने, बल्कि पैसे भी देता रहा इस्लामी तारीख के मुताबिक। वो तो हुसैन को भी नहीं मारना चाहता था, और वो तो कह के गया था यजीद को कि तुम, और खुद शिया कहते हैं कि भाई इब्ने ज़ियाद ने मार दिया, और हुसैन खुद जो है वो कह रहा था कि मैंने नहीं मारने का कहा। हाँ, मगर ये सॉरी, यजीद खुद कह रहा था कि मैंने नहीं मारने का कहा, और अपनी बातों से साबित होता है कि यजीद ने नहीं कहा मारने का। ठीक है, आप शिया है ना, आपको पता है ना, जाकरों की बातें सुनी है ना, फिर खुद कहते हैं यजीद रो पड़ा। कैसी बातें करते हैं यार, शियों की तो कोई बात नहीं मिलती आपस में। मैं कोई सुन्नियों की साइड नहीं ले रहा, मेरे लिए सारे एक बराबर हैं, मगर मैं आपको एक रैशनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि यार बात ऐसे है, ऐसे नहीं होता। तो हुसैन जान लेने वाला अपनी सबसे पहले खुद था। भाई आपके बाप ने जिससे समझौता किया, आपके बड़े भाई ने जिससे समझौता किया, आप क्यों उस समझौते को तोड़ रहे हैं। देखें, मेरे बाप ने किसी से मायदा किया, मेरे बड़े भाई ने किसी से मायदा किया, और उसने उस बंदे को इस काबिल समझा कि वो उसके साथ मायदा करे, तो मैं उस मायदे को तोड़ूंगा तो फिर नुकसान का जिम्मेदार तो मैं हुआ ना खुद। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और गालिब भाई ये सारी जो हिस्ट्री है ना, इसमें इतना अब समझ ही नहीं आता कि किसको क्या, मतलब क्या सही है क्या गलत है। और मेरा क्वेश्चन भी यही था कि यार ये अब गेम जो ऑफ थ्रोन्स है इमोशनल भाई। अटैचमेंट है इसको कैसे खत्म करूं। मुझे बताएं, गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या आपने ये देखा कि कुछ सही है गलत होता है। लोग नहीं। बेवकूफ होते हैं और वो मरते हैं, जितने बेवकूफ होते हैं वो मरते हैं, जितने चालबाज होते हैं, जितने तेज होते हैं वो बच जाते हैं। और गेम ऑफ थ्रोन्स में एक ही गुनाह होता है, बेवकूफी। गुनाह ये नहीं होता कि आप ये मशहूर कर दिया जाए कि आप अपनी फूफी से शादी करना चाहते थे। वो तो कह, अगर भाई ये तो ये भी मशहूर कर देते कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली थी, तो आपने कौन सा नहीं मानना था। बिल्कुल बिल्कुल। यजीद की साइड की स्टोरी कौन बताएगा कि वो क्या कर रहा था। तो ये बचपन से जो इमोशनल अटैचमेंट डेवलप की हुई है माँ बाप ने, ये कैसे, इसको कैसे अंदर से निकालें। ये मेरी भी यसू के मजलूमियत साथ और ये बहुत इमोशनल अटैचमेंट थी। मैं समझता था कि यसू ने मेरे लिए जान दी, यसू इज अ ग्रेट पर्सन फ्लाडम का। मगर यकीन करें कि मेरे लिए हुसैन और यसू बराबर हैं। अगर यसू वाकई स्लीप पे मरा था और इस तरह मरा था, तो फिर वही है बात कि गेम ऑफ थ्रोन्स में बेवकूफी एक गुनाह है बस। बिल्कुल। लाइफ आफ्टर डेथ पे आपका क्या है गालिब भाई। यार 100 बार इस पे बात की है, आप पिछली वीडियोस क्यों नहीं देखते। मैंने देखी हुई। मैं इससे बेसिकली एक अपने क्वेश्चन पे आना चाह रहा हूँ, जो बड़ा मुझे तंग करता कोई है। लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है। ठीक है, तो बस इस पे मुझे फिर ये नहीं समझ आता। मुझे भी यही बिलीफ है, लेकिन इस पे फिर ना वही बात आ जाती है कि फिर हम जो मोरालिटी करते हैं, मोरल है हम, उसका क्या क्या मतलब, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग मोरल टू समवन। अगर आज आपने शुरू की वीडियो पूरी देखी हो तो आपको समझ आ जाए व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग मॉरल। और पीछे मैंने पूरी स्ट्रीम की है थ्योरी ऑफ माइंड पे, वो जाके देखें, उसमें आपको मैंने मोरालिटी की साइंटिफिक और एवोल्यूशनरी बेसिस बताई है, और वो इतनी स्ट्रांग है कि मजहब की चीजें उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। और जो लोग मजहब छोड़ देते हैं उनकी मोरालिटी कहीं नहीं जाती। आप देखें जो सबसे बेस्ट ममालिक हैं, एथिकल लोग हैं, जहाँ जापान में हाईएस्ट रेट ऑफ लोएस्ट रेट ऑफ डिसऑनेस्टी और
बहुत ईमानदार लोग हैं उधर, उनका कोई मजहब नहीं है। मैंने मजहब बचपन में छोड़ दिया था। आई थिंक आई एम ए वेरी मॉरल पर्सन। मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे अगर किसी की मदद करनी होती है या कोई नीड में, आई वुड गिव माई लाइफ फॉर दैट। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि कोई मुझे उससे फायदा मिले, यू नो, लाइक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारी ये। आपको ये गलत बताया हुआ है कि मजहब से ये टाइड अप है। जब मजहब छोड़ देंगे तो आपकी मोरालिटी में कोई कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने अपनी सारी बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी है। गुजार मैंने ली है। मैंने भी बिल्कुल मैंने भी आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मैं अभी रोजे भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं करता, एंड आई एम स्टिल अ मॉरल पर्सन। वो मेरा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब मोरालिटी, आई नो मोरालिटी इज डिवॉइड ऑफ रिलीजन, बट बस वही बात आती है कि अगर मैं इमोरल हो जाऊं फॉर एग्जांपल, तो उस पर मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको ही फर्क पड़ना है इमोरल होने का, और किसी को नहीं पड़ना। क्या फर्क पड़ना है? यार इमोरल होने का नुकसान आपको होगा ना, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आप जेल जा सकते हैं, आपके लिए और मसले पैदा हो सकते हैं। क्या वो छोटी बात है? आपको सोसाइटी रिजेक्ट करेगी, आपकी बदनामी होगी। हम मोरल इसलिए होते हैं, अक्सर एक वजह होती है कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे से कि हम एक किस्म की प्रो सोशल बिहेवियर करें। अगर आप उस पर नहीं कंफर्म करेंगे तो आप आउटकास्ट हो जाएंगे, जैसे गालिब भाई ने कहा है, और आप बहुत अनहैप्पी हो जाएंगे। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी कि आप कंसिस्टेंट हो अपने प्रिंसिपल से। आप अगर जी करें करें बात। जी अगर कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपके अपने जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमें कहती हैं कि हमारी एम्पैथी है दूसरे लोगों से और दूसरे जानवरों के साथ, अगर आप उसके खिलाफ एक्ट करेंगे तो आपको एक कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी और आपको बुरा फील होगा। कोई ऐसा इंसान जो ऐसे काम करता है, मजहबी हो या काफिर हो, अगर वो अपनी प्रिंसिपल्स पे नहीं कंसिस्टेंट, तो उसको फिर बुरा उसके अंजाम होते हैं, सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। ये खाली ये बात है, हमेशा से है। चलें एक बिल्कुल। छोटा सा एंगल और लेते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप गाड़ी चलाते हैं या बाइक? दोनों चलाता हूँ। मुझे बताएं कि आप ट्रैफिक रूल्स को माने बगैर गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं चला सकते? एक्सीडेंट होगा। चलें आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक क्या है, तब भी आप ट्रैफिक रूल्स को माने बगैर गाड़ी चला सकते हैं? तो किसी गाड़ी से टकराया, ऐसी की तैसी कर देगा, आप तब चला सकते हैं? तो नहीं, मतलब मैं ऑब्वियसली नहीं चलाऊंगा। नहीं नहीं, बताएं चला सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं? चला तो सकते हैं, जाहिर है। तो क्या वो ट्रक रोड से नहीं उतर सकता? हम्म। फिर भी नहीं चला सकते आप। और मुझे आप एक बात बताएं, क्या ट्रैफिक रूल्स के लिए हमें खुदा की जरूरत पड़ी? आपकी आवाज चली गई। मैंने पूछा क्या आपको ट्रैफिक रूल्स बनाने के लिए खुदा की जरूरत पड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये क्यों नहीं ये पड़ी? सारे फंडे मेरे बोले ना, क्लियर हैं कि ठहरा ठहरा, नहीं जी नहीं जी नहीं, जी 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 जी। जवाब दें, क्यों नहीं पड़ी, सोचें। क्यों नहीं पड़ी जरूरत? क्योंकि एक एक अंदर से, मतलब मुझे पता है कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन। तो फिर मुझे ये बताएं कि फर्ज करें कि एक आदमी हो जिसे ट्रैफिक रूल्स का बिल्कुल भी ना पता हो और वो रोड पे जा रहा है, तो क्या मैं फर्ज करें मैं अमेरिका आ गया, मुझे यहाँ के ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता, मैं पाकिस्तान से अमेरिका आ गया, मुझे यहाँ के ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी ट्रैफिक सेंस बिल्कुल मर जाएगी, मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने यार मुझे कोई रूल्स का फॉलो करना है या नहीं? नहीं, पता होगा, पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आप वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ना, आप समझेंगे, चलें फर्ज सीखेंगे। करें मैं पूरी जिंदगी एक गांव में रहा हूं जहां पे मैंने कभी गाड़ी नहीं देखी कोई भी, और मैं ठीक है। एकदम आप लाके मुझे लॉस एंजलिस में जो है ना वो हाईवे के ऊपर खड़ा कर दें, सही है, और मैं रोड क्रॉस करने लगूंगा, तो क्या मैं अन्य वहां रोड क्रॉस कर दूंगा कि कोई भी मुझे नीचे दे दे? नहीं क्यों नहीं करूंगा? होगा नहीं आपसे, ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं है जब गंदा तक। सोचो ना, क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब वो नहीं दे रहे जो जो सवाल है, क्यों नहीं करूंगा मैं? मतलब मैं रोड क्रॉस करने लगा और गाड़ियां तेज आ रही हैं, तो मैं क्यों नहीं रोड क्रॉस करूंगा ध्यान से? अपनी जान का खतरा है ना। जैसे मुझे अपनी जान का खतरा है ना, और वो मेरे अंदर ही एक चीज है, इसी तरह मोरालिटी भी मेरे अंदर ही एक चीज है। नाइस, ठीक है।
ठीक है, इंसान सोशल सिचुएशंस को कोई दुनिया का बंदा उसे ना बताए कि एक नई सिचुएशन सोशल काउंटर हो जाए उसको, और उसको ना नहीं भी पता होगा, तो वो एक ऐसी मुहतात अप्रोच लेगा जिसमें ना वो दूसरों के लिए मसला बनाए ना खुद के लिए। फर्ज करें कि एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और ट्रेन ड्राइवर एकदम मर जाता है, ठीक है, किसी बंदे को ट्रेन हैंडल करनी पड़ती है और उसको बिल्कुल भी नहीं चलानी आती, उसने कभी जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं ली, तो आप क्या समझते हैं कि वो बंदा ट्रेन को बस 700 की स्पीड पे भगा देगा कि सारी दुनिया मर जाए? वो समझने की कोशिश करेगा कि मैंने क्या करना है, और शायद उसकी सबसे पहली कोशिश ये हो कि मैं ट्रेन को रोकूं ताकि कोई ना मरे। बिल्कुल, ये तो आपका अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आपके पास एक ऑटोमेटिक ड्राइवर है खुद मोरालिटी का। इंसान देखें, दुनिया में ना एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो मजहब नहीं समझ सकते। आप किसी जगह जाते हैं ना, कई जगहों पे फिल्मों में ऐसी जगहों पे इस बात को बहुत एग्जैजरेट किया जाता है, मगर ये बात बड़ी छोटी सी है और आप इसे फील करके देखिएगा। आप किसी जगह जाते हैं और एक शख्स आपको मुस्कुरा के देख लेता है, तो आप जितने मर्जी एंक्शस हो ना, आपकी एकदम एंजाइटी का लेवल यहां आ जाता है। अगर इधर हो ना, यहां आ जाता है। फर्ज करें आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर ने अगर आपको मुस्कुरा के देख लिया और अच्छे तरीके से बात कर ली, तो आपकी आधी एंजाइटी खत्म हो जाती है और आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं। बिल्कुल, इंसान खुद ही ऐसी कोशिश नहीं करता कि वो किसी को ऑफेंड करे। उसकी जगह आप ये सोच लें कि आप किसी जगह पर जाएं और आप उधर जाके पटाखा चला दें ट्रेन स्टेशन अंडरग्राउंड में, तो जारी बात है सारे लोगों ने आपका दुश्मन हो जाना। तो मोरालिटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नहीं चाहते एवोल्यूशनरी तौर पे कि दूसरे लोग हमसे नाराज हों। ये खुद ही नहीं हम चाहते, हमें अप्रूवल पसंद है दूसरों का। ठीक है, तो ये मत आप कि हम अच्छाई इसलिए नहीं करते हैं कि वो खुदा खुश हो। असल अच्छाई वो है जो हम लोगों के लिए करते हैं, इतनी सी बात है। तो लोगों के लिए करते हैं, उसमें भी हम अपना बेनिफिट ही देख रहे हैं ना, चंदा नहीं देख रहे ना। ये तो बात साइंटिफिकली साबित हो चुकी है। जब किसी की गाड़ी रोड पे अटक जाती है, कभी आपने धक्का लगाया किसी की गाड़ी अटकी हुई को रोड पे? बिल्कुल बिल्कुल लगाया। आपको क्या मिला उसके बदले में जो आप अपने लिए कर रहे थे? कुछ भी नहीं मिला। तो वो खुश हुआ है तो उससे मुझे खुशी मिली है। इतनी सी बात है बस। ये दुनिया की सबसे बड़ा झूठ है कि इंसान दूसरों की मदद करके खुश नहीं होता। इंसान खुश होता है, ये बात साबित हो चुकी है। अच्छा काम करके मेरे ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मेरे ब्रेन के लिए फायदेमंद, जो मेरे वेल बीइंग के लिए फायदेमंद है। आपको पता है ये इतना स्ट्रॉन्ग साइकिल है कि लोग जब वॉलंटियर बन जाते हैं ना, ये आप जरा स्टडीज पढ़ के देखना, लोग जब वॉलंटियर बन जाते हैं ना, जिंदगी में पूरी जिंदगी वो छोड़ नहीं सकते। नशे की तरह होता है वॉलंटियर बनना भी बहुत से लोगों के लिए। जाके बूढ़ों के टॉयलेट साफ करते हैं, उनकी 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 उनका वेस्ट उठाते हैं, मगर वो वॉलंटियरिज्म नहीं छोड़ सकते। ऐसे लोग हैं दुनिया में। बिल्कुल गालिब भाई, एक कुछ भी नहीं मिल रहा फिर भी कर रहे हैं। कोई मजहब को नहीं मानते फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बिल्कुल इट्स विद इन, वो ठीक है। अब जिस तरह मुझे फिर ये समझ नहीं आता कि अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसमें वो अज्यूम करूं, मुझे जो खुशी होती है, मैं एक साइकोपैथ हूं, मुझे लोगों को तकलीफ दे के खुशी मिलती है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? देखें, इंसान सब अच्छे भी नहीं है और सब बुरे भी नहीं। आज मैंने शुरू में ये बात डिस्कस की है कि बचपन में अगर आपको ट्रॉमा मिल गया, को बहुत ही बुरा ट्रॉमा, तो उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आएगी वो आप डिसाइड नहीं करते। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, आप साइकोपैथ हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसकी वजह से आप वायलेंट हो सकते हैं। ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका ब्रेन आप कंट्रोल नहीं करते, आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी फजूल बात जो कही जाती है कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गलत होती है, ठीक है। मैं तो ये मानता हूं कि कभी भी ठीक नहीं होती। असल में आपका ब्रेन ही डिसाइड करता है कि उसने जिंदगी को ठीक करना है कि खराब करना है, किसी भी जिंदगी के पॉइंट पे। तो बात यह है कि ब्रेन किन चीजों से इफेक्ट होता है वो आज शुरू में मैंने डिस्कस की थी, उनको जाके आप दोबारा देखिएगा। मैं जरूर देखूंगा, लेकिन अगर मैं हूँ साइकोपैथ, मुझे जो है ना
तकलीफ दे के, मेरा कोई भी ट्रॉमा है जिसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग आउटकास्टेड या किल्ड या मर्डर्ड, चलें वो मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, ठीक है, और मैं साइकोपैथ भी हूँ, तो मैं सबके साथ बुरा कर रहा हूँ। हिटलर हूँ मैं फॉर एग्जांपल, मैंने कत्ल कर दिया, मैंने जो मर्जी कर दिया जिंदगी में, ठीक है, मुझे उसका कोई वो नहीं है कि रेपरकशन। इन एन आइडियल सिचुएशन तो आपको रिपरकशन होगा, हो सकता है आपको जिंदगी में बहुत रिपरकशन हो कई बार चले मैं हिटलर हूँ। ठहर जाए ना यार, सुने तो सही, आपकी सारी बात मैं समझ गया हूँ, सब्र तो करें यार। बात एकदम समझ नहीं आती, बात को समझने के लिए दिमाग में उस तरफ जाना पड़ेगा आपके में जिस तरफ आप नहीं जा रहे। कई बार मैं लोगों को लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लोग नहीं जा रहे होते, ठीक है, क्योंकि वो नया पाथवे होता है ब्रेन में, आपके न्यूरॉन्स उस तरफ कभी फायर ही नहीं किए जिधर मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो करेंगे तो तब आपको समझ आएगी ना, सही है। ब्रेन में न्यूरॉन्स हमेशा ऐसे फायर कर रहे थे, अब इन्होंने ऐसे फायर करना है, ऐसे कभी फायर ही नहीं किए, आपको रास्ता वैसे नजर नहीं आएगा, मुझे आपको 2-4 तरफ से घसीट के लाना पड़ेगा, तो तब इधर से फायर करेंगे, समझ गए। तो लोग जल्दबाजी में आ जाते हैं, कई बार उनको नहीं समझ आ रहा होता कि कहां जा रही है बात। तो बात बड़ी सिंपल है, क्या हिटलर को कोई बदला मिलेगा? नहीं मिलेगा, सिंपल और इजी, कोई बदला नहीं मिलेगा। मुझे अब एक बात बताएं कि एक दरिया पहाड़ों से उतर रहा है, नीचे एक बस्ती है, बस्ती को मिलियामेट करके चला जाए, तो क्या बदला लेंगे आप दरिया से? नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें कॉन्शियंस नहीं है। अब हिटलर मार गया तो आप ले सकते हैं बदला उससे, दरिया तो चला गया नीचे भाई, बदला ले सकते हैं, हिटलर से क्या बदला ले लेंगे? अब आप बस्ती को ऐसी नहीं ले सकते, बट उसने गलत किया है ना, ये तो हमें समझ आ रहा है, तो गलत किया यार, कौन कह रहा है कि उसने ठीक किया है? मगर ये सोचना भी ठीक नहीं है कि आप उससे बदला ले सकते हैं। आपको पता है कि ये जो सेंस ऑफ ये है कि मरे हुओं से हमने बदला लेना है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट दुनिया में क्या होता है? क्या पता होता है? इसका क्या होता है? नहीं। रेसिज्म में जो सख्त नफरत है, उसका सबसे बड़ा रिलेशन इस बात से है। प्रैग्मेटिकली सोचें जरा, थोड़ी देर के लिए रैशनल होके। आप हिटलर से बदला नहीं ले सकते, चलो जर्मनों को मारते हैं। आप यहूदी से बदला नहीं दे सकते, आप बेन गुरियन से बदला नहीं ले सकते, आओ यहूदियों को मारते हैं। ठीक है, आप मोहम्मद से बदला नहीं ले सकते, चलो फलस्तीनियों को मारते हैं, अरबों को मारते हैं। ठीक है, अब ब्राह्मण से बदला नहीं ले सकते, चलो ब्राह्मणों को आज जो जिंदा मारते हैं। शूद्रों से नहीं ले सकते, शूद्रों को मारते हैं। कोई भी बदला नहीं ले सकता हिटलर से भाई, कोई बेन गुरियन से नहीं बदला ले सकता। वो दुनिया में आज ही मारेंगे लोगों को। सब पहला तो नेगेटिव बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। तो फिर जो हमारी रॉन्ग डूइंग्स हैं, जो किसी को भी नहीं पता, ठीक है, हम अकेले में इतनी रॉन्ग डूइंग्स करते हैं, सही है, अब वो चीज, वो उसका भी फिर कोई वो नहीं है, ठीक है, तो नहीं है यार, आपको कौन कह रहा कि है? देखें, रोड पे गाड़ी चलाने का ये नहीं होता कि आपने गलती कर ली और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को, तो अब उसके लिए भी आपको फांसी दे दी जाए। जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी बहुत बड़ी गलती थी, आपको किसी ने बचा लिया, ठीक है। जो नियर मिसेस होते हैं ना, उनको क्राइम नहीं माना जाता। फर्ज करें आपने जिंदगी में कुछ ऐसा कर लिया कि जो बहुत बुरा था और आपको उसका कोई बदला नहीं मिला, ठीक है, या आप कुछ बुरा करने वाले थे और आप हट गए उससे, आपको नहीं बुरा बदला मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे भी नहीं मिलेगा। ये बात याद रखेंगे। सेफ्टी की फील्ड में एक बात कही जाती है कि हर एक जब एक्सीडेंट होता है ना, उससे पहले सैकड़ों नियर मिसेस हो चुके होते हैं। नियर मिस का क्या मतलब है कि आपने इशारा काट दिया, ठीक है, आपसे कोई गाड़ी नहीं टकराई, ठीक है, आपसे कोई गाड़ी नहीं टकराई, मगर आप निकल के वहां से चले गए। अब मसला यह है कि अगर आप 100 बार ऐसे इशारा काटेंगे और आपसे फिर 100वीं बार आपसे कोई गाड़ी टकराई जाएगी, एक आदमी का हैबिट ये हो कि वो इशारा काटता है, तो उससे 100वीं बार गाड़ी टकराई जाती है कोई ना कोई। तो इसलिए ये एटीट्यूड है इमोरल बिहेवियर। जब ये बात याद रखें, किसी इंसान से गलती हो जाए तो वो नियर मिस काउंट होता है, मगर कोई जान के गलती करे तो वो क्राइम होता है। और क्राइम वो होता है कि एक रिपीटेड बिहेवियर होता चले जाता है कि आप इशारे क्रॉस कर ही जा रहे हैं, तो 100वीं बार जब आप इशारा क्रॉस करेंगे ना, तो उसी टाइम आपकी गाड़ी लग जाएगी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है
कि 100 में से एक बार, जब 100 बार नियर मिस होते हैं तो एक बार जो है ना गाड़ी ने लगना ही होता है। ये नेचर का लॉ है। तो अब सिंपल सी बात है कि एक इंसान दुनिया में गलत कामों पे लग गया है, दुकानें में चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है, वो भाई 10 डाके डाल लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, 11वें में पकड़ा जाएगा। और जिस दिन क्राइम का मसला ये है कि जिस दिन आप फंस जाते हैं, फिर आप ऐसे फंसते हैं कि आपका जितना फायदा आपने जिंदगी में किया होता है सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो रियल कॉन्सिक्वेंसेस इस दुनिया में मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुकाफाते अमल, मुकाफाते अमल जो है ना वो असल में खुदा का रूल नहीं है, वो कुदरत का कानून है। रिस्की बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर जो है ना असल में वो रिस्की बिहेवियर है। इमोरल बिहेवियर जो है वो रिस्की बिहेवियर है। जब आप रिस्क बार बार लेते रहते हैं तो रिस्क ने एक इंसिडेंट में कब कन्वर्ट होना होता है। जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो लोग कहते हैं मुकाफाते अमल मिल गया। एक आदमी ड्रग्स बेच रहा है, 1000 बंदे को ड्रग्स बेचेगा, कोई उसे रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई उसे देखेगा नहीं। 1001 को करेगा तो उस दिन वो पकड़ा जाएगा। जिस दिन 1001 को करेगा उस दिन सीधा जेल जाएगा। जेल जाएगा तो जो कुछ किया था सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है वो जिंदगी में कभी भी ना हो उस सिचुएशन में, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अगर नहीं पकड़ा गया तो कोई और पकड़ा गया। ऐसा भी हो सकता है कि 100 में से एक जो ड्रग डीलर है वो कभी भी ना पकड़ा जाता हो, मगर 99 पकड़े जाते हो। तो वो एक लकी था। हम ये समझेंगे मैं भी वही एक होऊंगा जिसने इमोरल बिहेवियर किया और वो बच गया जैसे हिटलर था। नहीं, हर डिक्टेटर कामयाब तो नहीं होता ना। लोग कहते हैं हिटलर को क्या मिला। मैं आपसे पूछता हूँ, हिटलर को हटाएं, मोसलिनी को बिठा लें, मोसलिनी के साथ क्या हुआ था पता है आपको? नहीं। मोसलिनी को लोगों ने फांसी दी थी, उसके ऊपर थूक फेंके थे, उसे कुत्ते की मौत मारा था। कजाफी वाला काम हुआ था उसके साथ। कजाफी की क्यों नहीं एग्जांपल देते, सदाम की क्यों नहीं देते? ठीक है, समझ गए मोसलिनी तो का क्या प्रोबेबिलिटी। जी जी, ऐसे तो मसला ये है कि दुनिया को सिर्फ हिटलर की एग्जांपल इसलिए याद आती है कि वो क्राइम करके बच गया, बाकी तो नहीं बचे ना। चले हम हिटलर बच गया और लोग बच गए, ठीक है, हम स्टालिन को कहेंगे बच गया, मगर बहुत से ऐसे हैं जो नहीं बचे। हुसैन नहीं बचा यार, यजीद बच गया था, हजरत मोहम्मद, ठीक है, हजरत अली, उमर बड़ा जालिम था, बचा था, ठीक है। हम जानते हैं ना कि कितने नहीं बचे, तो फिर क्या बात हुई? कुछ बिल्कुल। तो ये कार्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये आप कह रहे हैं? ये कार्मा का वर्ड ना यूज करें भाई। ये जो है ना ये प्रोबेबिलिटी है। रिस्क असल में इमोरल बिहेवियर रिस्की है और हर रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यू टेक अ रिस्क 100 times, यू विल एंड अप इन ग्रेव। सिंपल सी बात है। जो लोग जवारी क्यों बेचारे मर जाते हैं, यांगी, क्योंकि रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है वो, ठीक है, उनको थ्रिल मिलती है बार बार ये करके, मर जाते हैं बेचारे। जवारी भी यंग एज में मरते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो फिर मरने के बाद मतलब कोई कुछ भी नहीं है, बस खत्म, बस एंड। आप सोचे ना, लाइक ब्रेन में सारे आपकी थिंकिंग हर चीज ब्रेन में होती है। जब ब्रेन के सारे प्रोसेसेस बिल्कुल रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और वो चीज जो स्ट्रक्चर जो ब्रेन के थॉट्स प्रोड्यूस कर रही है वो गायब हो गई, चली गई है, टूट फूट गई, उसके बाद कैसे आपकी जिंदगी कंटिन्यू हो सकती है? कॉन्शियसनेस, ये सब झूठ है। बिल्कुल। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये फिर सब बकवास है। हो सकता है कोई इनको हेलुसिनेशन होती हो, जो लोग ब्रेन डिप्राइव्ड है ऑक्सीजन से, आपको कोई टनल नजर आ रही है और समथिंग, पुरानी मेमोरीज नजर आ रही हैं। ऐसी कोई चीज रिप्रोड्यूसिबली नहीं होती। बहुत सी स्टडीज हो चुकी हैं, कभी भी इन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस जो अपने बॉडी से बाहर निकल जाते हैं उनको कभी प्रूव नहीं कर सके कि असली फिनोमेना है। उन्होंने सैम पार्निया एक रिसर्चर थे, उन्होंने बहुत बड़ी स्टडी की थी हॉस्पिटल्स में कि एक ऊपर एक इन्होंने शेल्फ लगाई हुई थी, उस पे एक इमेज रखा हुआ होता था। तो ये आइडिया था कि जो बॉडी से बाहर निकलेंगे उनको नजर आएगा क्या वो शेप है, और आके बताएंगे। कभी भी सैकड़ों लोगों में एक भी नहीं इंसान मिला उनको जो बता सकता है आपको कि क्या उस पे शेप था। इसका मतलब ये निकाला जाता है कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक किस्म की हेलुसिनेशन है, इट्स नॉट रियल। दे आर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जिसको आप स्टिमुलेट करें आपको आउट ऑफ बॉडी टाइप एक्सपीरियंस फील होता है, आपको डिसोसिएशन फील होती है। ये कोई, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है ब्रेन के स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करती है उससे बाहर निकल रही है। मेरी अम्मी को ब्रेन की बीमारियां थी, लाइक उसको MS था, उनको बहुत से फंक्शन उनके ब्रेन बंद कर
करना शुरू हो जाते थे। अगर उनको बोलना बंद हो गया, आपको ने देखा होगा जिन लोगों को स्ट्रोक होता है, बोलना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, या कोई और आपकी नजर आना मेन बंद हो जाता है। नजर आना, मेमोरी लूज हो जाती है, मेमोरी आपकी लूज हो जाती है। मेरे अब्बू को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई थी एक दफा, और उनकी जो क्लोजेस्ट मेमोरीज थी वो सब गायब हो गई थी। सब चीजों का फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके बगैर एग्जिस्टेंस नामुमकिन है। ये इट्स सो ऑब्वियस टू मी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप हवा में ये चीजें सस्टेन कर रहे हैं। इट्स कड़वा, ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। So what was that one thing? डिस्कम्फर्टिंग है। बिल्कुल, लेकिन यही बिल्कुल। सच हमें सच अगर चाहिए तो यही है सच। सच जो है ना, सच वो नेचुरल चीज है। कैसे, जैसे नेचर है ना, एग्नोस्टिक है हर चीज की तरफ। नेचर को कोई परवाह नहीं है मैं मरूं या जिंदा रहूं। सच भी भाई सच होता है, वो बस हकीकत को कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। दैट्स द प्रॉब्लम विद रियलिटी एंड ट्रुथ। तो आपको अच्छा ये नहीं लगता, मैंने वैसे अपनी लाइफ में ये देखा है कि जिस तरह हम अभी तक बात कर रहे थे ह्यूमन इंस्टिंक्ट की, कि ये एक अंदर से चीज है, तो ये एक अंदर से चीज हमारे भी है कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम किसी को ग्रेटफुल होना चाहते हैं, ठीक है। हम अगर किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो वी नीड हेल्प ऑफ समबडी, ठीक है। तो ये आप नहीं समझते रिलीजन एक वो कंफर्ट या कुशन प्रोवाइड करता है, और अगर ये ना हो तो फिर डिप्रेशन और मतलब इस तरह आपको ये आपको नहीं पता है फील कि होता? एक फाइनल बात आपसे पूछता हूँ, असल इमोशनल मैच्योरिटी क्या है? मैं नहीं कहता कि मैं हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ, मुझे पता है आई बिहेव चाइल्डिशली, ठीक है। असल इमोशनल मैच्योरिटी की मिराज क्या होगी? मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। इमोशनल मैच्योरिटी में यही फिर आप मतलब किसी पे डिपेंड ना करें। असल इमोशनल मैच्योरिटी की मिराज ये होगी कि आपको पता हो कि मैं किसी चीज के बारे में इमोशनल हूँ और मेरे इमोशंस सिर्फ मेरे लिए हैं। जरूरी नहीं है कि हर दूसरे शख्स के या पत्थर के या बादल के या आसमान के या जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहां पे मैं खुदा निकाल के उसके साथ भी अपने इमोशंस एसोसिएट कर दूं। पूरी खुदाई ना, ये जो बात मैंने भी आपको बताई है ना, इसमें समा जाती है। खुदा हमारी अपने इमोशंस को ना समझने का एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इमोशनल मैच्योरिटी, देखें, इंसाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मगर इंसाफ के बारे में या किसी के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में इमोशनल तरीके से नहीं सोचा जाता, क्योंकि इसके बाद इंसाफ की नॉन प्रैग्मेटिक वे ही नहीं हो सकती ना। इंसाफ हो ही तब सकता है जब इंसान जज्बाती ना हो। इसलिए तो एक जज का बेटा अगर कोई मार दे तो जज को उस मुकदमे को नहीं लेने दिया जाता, क्योंकि वो इमोशनल है वहां पे भाई, वो रैशनल फैसला कर ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम यही है कि हिटलर के बारे में या दुनिया के किसी भी बड़े जालिम के बारे में मेरे जज्बात तो कहेंगे मेरे सामने आ जाए मैं उसे जिंदा जला दूं, मगर मसला है क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जब एक इंसान के अंदर एक गुस्से के जज्बात पाए जाते हैं तो ये याद रखें कि वो हिटलर से नहीं, वो सिर्फ जर्मन से ही नफरत करेगा। बात यही है। जो मैक्सिमम हो सकता है ना हिटलर की वजह से, वो ये हो सकता है कि लोग जर्मन से नफरत करें, बस। इसके अलावा हिटलर को आप कोई सजा नहीं दे सकते। तो इंसान जब ये ढूंढना शुरू कर देता है ना कि किसी ना किसी को उस बुरे काम की सजा मिलनी चाहिए, तो याद रखेंगे जिन्होंने किया होता है वो तो मिलते नहीं है। फिर इंसान बेगुनाहों को ही सजाएं देता है। पूरी दुनिया में जो एक नफरत है ना, उसकी बुनियाद है ये चीज, ठीक है। सिंपल बात है कि वेस्ट के राइट विंगर जो है ना, वो बड़ी नफरत करते हैं जी फलां से ढमकां से, वो उनको सजा नहीं दे सकते। जो वेस्ट में रहने वाली मिनॉरिटीज हैं वो उनको ही सजा देते हैं। वो किसी वो बैठे हुए फलां जगह पे मुसलमान किंग को वो सजा नहीं दे सकते, ना दे सकते थे, ना दे सकते हैं। वो आज वाले लोगों को ही देंगे। इंसान की सबसे बड़ी जो इंटेलेक्चुअल नाकामी है ना वो ये है। चलें ठीक है, हम चलते हैं अब, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।